हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए। फटाफट शुरू करने जा रहा हूं, टारगेट करने जा रहा हूं सीजीएल 2024 को। और जैसा कि याद होगा, आपको डिस्कशन किया था आपसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, इन दोनों के थ्रू हम लोग करेंगे लास्ट प्रिपरेशन जो होती है, अंतिम तैयारी सीजीएल 2024। इस बार अगर आप टारगेट कर रहे हैं और तैयारी आपकी अपडेटेड चाहते हो आप, तो आपको जुड़ना पड़ेगा इस सेगमेंट में, क्योंकि यहां पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी डायरेक्टली सीजीएल लेवल के पैटर्न समझने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन, एलिमिनेशन, टिप्स, ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग करते हैं अपने इस सेगमेंट में। तो फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लोग वीडियोस आपके लिए लेकर के आए वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आज का सेगमेंट भी ऑफ कोर्स देखो, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट दोनों ही चूंकि करने हैं, पैटर्न हम मैंने क्या रखा हुआ है, पहले 2 प्रीवियस ईयर पेपर एक एक करके 1 बाय 1, एक प्रीवियस ईयर पेपर और वो भी लेटेस्ट 2023 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, पहले वो पेपर डिस्कस किया आपसे, फिर दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद नंबर आया एक मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में भी वो क्वेश्चंस जो सीजीएल लेवल के हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं सीजीएल में, उनसे रिलेट करके मैंने मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किया। तो 2 प्रीवियस ईयर पेपर, फिर एक मॉक टेस्ट आया था आपके लिए। अगेन हम लोगों ने 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए, पेपर डिस्कस किए, और आज फिर से जो सेगमेंट आ रहा है आपके लिए वो भी आ रहा है मॉक टेस्ट का। तो सेकेंड मॉक टेस्ट आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, फटाफट जुड़ जाइए। और 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन आपको पहले से देता चलूं। ये हैं जो क्लासेस हम लोगों की हो रही हैं, ये क्लासेस यूट्यूब पर आपको रेगुलरली मिलेंगी, मंडे से फ्राइडे 8 to 9, 8 से 9 के बीच में ऑब्वियसली। ठीक है ना, ये स्लॉट अभी अवेलेबल है, तो इंग्लिश के लिए इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। मंडे से फ्राइडे 2 प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक मॉक टेस्ट आएगा, फिर 2 प्रीवियस ईयर पेपर और फिर एक मॉक टेस्ट, और बिल्कुल लेटेस्ट से स्टार्ट किया है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी हम डिस्कशन वैसे ही करेंगे जैसे हमें एक्चुअली एग्जाम में चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो पेपर अटेम्प्ट करते समय मेरे साथ डिस्कशन करते चलिएगा। कोशिश ये करिएगा कि मैं अपना आंसर या करेक्ट आंसर आपसे डिस्कस करूं, उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कोशिश यही रहनी चाहिए। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू कर लेते हैं सेगमेंट आज का। बस 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना जो मैं अक्सर करवाता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, पहले ही पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मतलब वो सेगमेंट पूछ क्या रहा है। फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फिल इन द ब्लैंक है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी जो पूछी गई है नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लीजिए क्या चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, जरूर ध्यान रखना इसको। तो पहला ही क्वेश्चन जो हमसे दिया गया है, क्वेश्चन देख के भी समझ में आएगा, लेकिन कई बार थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं तो आंसर देने का तरीका बदल सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा, a sentence has been divided into parts, one of them may contain an error। इनमें से किसी एक पार्ट में, मतलब पार्ट में कुछ डिवाइड किया गया सेंटेंस को, उनमें से किसी एक पार्ट में कोई एरर हो सकती है। आपको फाइंड करना है किस पार्ट में एरर है, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। देखो नो एरर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, डी वाला। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तो ABCD लाइन से लिखा हुआ है, कई बार ये भी गड़बड़ करते हैं, डी यहाँ दे देते हैं, सी यहाँ दे देते हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर रहना कि क्या कुछ क्वेश्चन में चेंजेस किए गए हैं, वरना हम आंसर आते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल देन अ पेन। अब इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरे विचार में, मुझे लगता है कि पेंसिल जो होती है वो हमेशा प्रेफरेबल होती है। प्रेफरेबल का मतलब होता है मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी दी जा सकती है उसके लिए आता है प्रेफरेबल। अब इंपॉर्टेंट एरर कहां पर है, देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही, आई एम श्योर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एडजेक्टिव में आप रख सकते हो या सुपर फ्लॉज जैसे चैप्टर में इसको रखा जा सकता है। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, प्रेफरेबल का मतलब ही होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दिस वर्ड इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव वर्ड, ये वर्ड पहले से ही कंपेयर कर रहा है, ये एक कंपैरेटिव वर्ड है जिससे ऑलरेडी कंपेयर हो जाता है, इसको रखने से ही कंपेयर हो जाता है।
तो अगर प्रेफरेबल पहले से ही कंपेयर कर रहा है तो इसके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये एरर मिला। दूसरा, एडजेक्टिव जो मैंने पढ़ाया है, फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है उसके बारे में भी बता दूं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी डिटेल में। फाउंडेशन बैच इंग्लिश का, जिसकी ड्यूरेशन आपको मिलती है 1 ईयर की। 200 से ज़्यादा वीडियोस मैं इसमें अपलोड कर चुका हूं, मतलब एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में, इतना डिटेल में कि उसके बाहर आपका कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना, पढ़ने लायक। सीजीएल के लेवल तक, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीडी, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसका अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बैच आपके लिए बड़ा यूजफुल है। और 1 ईयर की वैलिडिटी है और प्राइस इतना मिनिमम है ना, 499, और सिर्फ एक बार पेमेंट करना है। मतलब ये नहीं कि 1 ईयर में आपको बार बार इसका पेमेंट करना है, एक बार दे दीजिए और 1 ईयर तक निश्चिंत हो जाएगी। आराम से डिटेल में देख सकते हैं, एक एक टॉपिक आप आराम से सीख सकते हो। टॉपिक, डिस्कशन, वोकेबलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, ये सारे पोर्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने लायक है, इस बैच को ले लीजिए, अवेल कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन आपका ठीक ठाक है, मतलब केवल प्रैक्टिस ही करनी है, तो टारगेट बैच अवेलेबल है और इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स की है और इसका प्राइस तो और ही मिनिमम है, 199, जस्ट 199 में ये अवेलेबल है। इसमें भी मैंने टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्रैक्टिस भी कराई है। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट जितना डिटेल में यहाँ मिलेगा ना, उतना डिटेल में यहाँ नहीं, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कहीं भी समझ में नहीं आती, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, जिनको ये भी नहीं पता है, उनके लिए ये बैच है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही, वहां मैंने ये भी डिस्कशन किया है कि प्रेफरेबल वर्ड है, ये मोर कंपेयर, ये इंपॉर्टेंस बताता है ज़्यादा, इसके साथ मोर नहीं लगता। और दूसरा रूल क्या चलता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें कंपेयर तो किया जाता है लेकिन देन लगाकर नहीं, टू लगाकर। तो ये 2 तरह की एरर्स यहाँ पर पूछी गई है। यानी इस क्वेश्चन में ये जो सी वाला पार्ट है ना, यहाँ से वहां तक ये सी वाला पार्ट, ये एरर का पार्ट है। तो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से रिलेट करते चलना भैया, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इतना तो समझ में आ रहा है कि सभी में पॉली वर्ड आया है, और कीवर्ड्स की बात करें तो पॉली का मतलब ही होता है मैनी, ठीक है ना। जिसमें भी ये पॉली वर्ड लगता है वो मैनी को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्या लिखा है, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, मतलब वो पर्सन जो ये मानता है कि भगवान एक नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं, उनको क्या बोलेंगे। ऑप्शंस अगर आप देखो तो पॉलीग्लॉट दिया हुआ है, पॉलीगैमी दिया हुआ है, पॉलीगॉन दिया हुआ है और पॉलीथीस्ट दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये डिसाइड करिए फटाफट क्या होना चाहिए सही आंसर। बस ये ध्यान रखना कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट है और सही ऑप्शन डिसाइड करना भी। बताइए फटाफट आपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका आंसर, देन मैं डिस्कस करता हूं। अब देखो सभी में पॉली वर्ड आया ना, लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स ढूंढो, जैसे एक वर्ड आपको ये पता होना चाहिए, गैमी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कीवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैमी वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, ठीक है ना। और थियो वर्ड से बनता है, थियो वर्ड आता है गॉड के लिए, थियो से बन जाता है थीस्ट, जिसको आप बोलते हो भगवान को मानने वाला, आस्तिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पॉलीग्लॉट ये वो पर्सन होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। पॉलीगैमी, वन हु हैज मल्टीपल वाइफ्स, जिसकी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, मतलब जिसने कई सारी शादियां की हैं एट द सेम टाइम, ये मैनी मैरिजेस के लिए आता है या फिर मैनी वाइफ्स के लिए आता है। पॉलीगॉन, ये तो आपने हम श्योर पढ़ा होगा, एक फिगर होता है, मतलब मल्टीपल साइड्स या मैनी साइड्स। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, वैसे पॉलीगॉन में मैनी साइड्स होते हैं। और पॉलीथीस्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, मैनी गॉड। अब ये थीस्ट वर्ड यहाँ से थियो से रिलेट कर सकते हो आप, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। याद भी रखना जो नए वर्ड्स यहाँ से मिलते चलें, अगर जो वर्ड्स नहीं पता हो उनको जरूर सीखते चलिएगा। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, थ्रो इन द टॉवल।
अब थ्रो इन द टॉवल, इस ईडियम या फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा गया है। पहला दिया है फाइट विथ विगर, एक्नॉलेज डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, मतलब डिफीट हो जाना, हार मान लेना। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, हार स्वीकार करना। गेट सक्सेस सफलता पाना, एंड कॉन्सेंट्रेट मोर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना, ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है ना। विगर का मतलब होता है बहुत साहस के साथ, बहुत जोश के साथ लड़ाई लड़ना। विगर मतलब बहुत मेहनत के साथ, बहुत दम के साथ लड़ाई लड़ना, उसको बोला जाता है विगर। विगरस कोई पर्सन अगर बहुत काम करता है ना, विगरस, तो मतलब वो बहुत मेहनत से कोई काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो विगर वर्ड इसके लिए आता है। हाँ, बहुत बहुत मेहनत के साथ लड़ाई लड़ना। बताइए, गेस करिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। थ्रो इन द टॉवल, हाँ। अब इसका मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना। मतलब सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक्नॉलेज डिफीट, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। थ्रो इन द टॉवल मतलब होता है ना, बहुत मतलब कोई चीज़ मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप उसको जब क्विट कर देते हो। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है गिव अप करना, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। क्विट, क्विट करना, हार मान लेना, डिफीट हो जाना, उसके लिए आता है। अच्छा, in the following question, the first and the last part of the sentence passage are numbered 1 and 6. The rest of the sentences is split into 4 parts. Name PQRS. मतलब this is a question of rearrangement. फटाफट देखते हैं rearrangement का क्वेश्चन, और पहला और आखिरी पार्ट दिया हुआ है। ऑप्शंस मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ऐसे कुछ है। देखो, information technology is a recent development. These changes are attributed to the internet, website, email, and fax. As a result of these techniques, the whole world has shrunken into a global village. The invention of computer has accelerated the speed of computing. It has brought about revolutionary changes in the field of communication. Browsing internet has become a regular feature. अब ये रीअरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, और अगर आप ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दो तो ये समझ में आएगा आपको कि या तो क्यू से ही शुरू होगा या फिर एस से ही शुरू होगा। मतलब दो ही ऑप्शंस ही हैं, या तो क्यू से या एस से। अब आप रिलेट करो और फटाफट आंसर देख लो अपना क्या होता है, देन मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से बताइएगा, क्विकली, बस Q और S से ही शुरू कर लेना है। अब यहाँ देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स, अगर आप ये देखो तो यहाँ पे टेक्निक्स तो कोई दी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो Q से शुरुआत तो हम नहीं कर सकते, शुरुआत होनी चाहिए S से। इट हैज ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, इट हैज ब्रॉट, तो S से शुरू होना है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फोर्थ और यहाँ पे बताइए, सी और मतलब सेकंड और फोर्थ में से ही एक आंसर होना चाहिए। फटाफट जल्दी से गेस कर लीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से, क्विकली। दो ही जगह से शुरू हो सकता है। क्विकली क्विकली जल्दी से। अब या तो एस पी होगा या एस आर होगा, देखो दोनों में क्यू लास्ट में है, तो एक ही बस कंफ्यूजन हो सकता है। शुरुआत तो एस से समझ में आई, या तो पी आर होगा या आर पी होगा। अब आप दोनों में लिंक ढूंढ लो, आसान हो जाएगा आपके लिए इसको डिसाइड करना, ठीक है ना। अब या तो पी की बात करें तो यहाँ पे दीज चेंजेस, अच्छा चेंजेस आई एम श्योर, रिवोल्यूशनरी चेंजेस, ये देखो यहाँ दिखा हुआ है ना, इट हैज ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, द इन्वेंशन आर वाला, पी वाला, दो में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए, पी और आर। एज अ रिजल्ट नहीं, यहाँ पे दीज चेंजेस आर एट्रीब्यूट टू इंटरनेट, ईमेल एंड फैक्स। अच्छा,
फिर क्यू वाला आया है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स जो वर्ड आ रहा है ये आना चाहिए accelerated an invention of computer has accelerated the speed of computing. हाँ, these changes are attributed to the internet. ओके अब यहाँ देखो ये जो लास्ट वाला आ रहा है ना एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स, ये दीज टेक्निक्स किसके लिए आ रहा है ना, ये अगर आप द होल वर्ल्ड है श्रंकन इनटू अ ग्लोबल विलेज, ये किससे रिलेट हो पाएगा वो ढूंढ लो। मतलब आर पी और पी आर यही बस डिसाइड करना है आपको। फटाफट जल्दी से देख लीजिए। अब अगर क्विकली देखा जाए तो पहला शुरुआत तो हमारी एस से होगा, इट हैज ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। These changes are attributed to the internet, वेबसाइट, ईमेल एंड फैक्स पी, और फिर द इन्वेंशन ऑफ, नहीं पहले इन्वेंशन नहीं, हाँ पहले इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर फिर इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, तो इसलिए पहले रखेंगे हम आर, फिर आएगा पी और फिर क्यू। गड़बड़ नहीं करना कि खाली ये चेंजेस आपने देख लिया, दीज चेंजेस यहाँ से चेंजेस रिलेट हो गया, नहीं ये भी चीज़ सीखो। यहाँ पे पी और आर में एक में कंप्यूटर के इन्वेंशन के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल एंड फैक्स, और इसी को अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो तो पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन, फिर उसके बाद में इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और फैक्स, और उसके बाद बोला गया एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स the whole world has shrunken into a global village. Second option should be the correct answer. Next question number 5 भी PQRS यानी रीअरेंजमेंट का ही पोर्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए। The telephone is the most tyrannical of all the machines we have invented. We might be watching television, reading a book or doing some gardening. It uses us more than we use it. अच्छा, हम इसको यूज करते हैं उससे ज़्यादा ये हमको यूज करता है, बहुत बढ़िया। But at the first summon, we hasten to answer its call. मतलब पहली बार बुलाने पर वी हैस्टन टू आंसर इट्स कॉल, हम इसकी कॉल को देने में हैस्टन जल्दीबाजी करते थे। इट रिंग्स फ्रेंटिकली व्हेनेवर वी आर इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। इट रिंग्स, अच्छा हाँ ये आपने जरूर नोटिस भी किया होगा, बड़ा फनी पार्ट दिया हुआ है कि ऐसा अक्सर होता था कि ये तभी बजता था टेलीफोन जब आप कोई काम कर रहे होते थे। कौन कौन सा? टेलीविजन देख रहे होते थे, किताब पढ़ रहे होते हैं, या कोई गार्डनिंग कर रहे होते थे तब, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर अगर आप देखो तो या तो एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा, एस और क्यू, दो ऑप्शंस एस वाले हैं, दो ऑप्शंस क्यू वाले हैं। देख लो, इट यूजेस ऑफ, एस में क्या बोल रहे हैं? इट रिंग्स फ्रेंटिकली, मोस्ट ट्रेनिकल। गेस करिए फटाफट कहां से शुरू करेंगे, रीअरेंजमेंट का पोर्शन है ये भी, गेस कर लीजिए जल्दी से। कहां से सही आंसर आना चाहिए, क्यू से या एस से? इट रिंग्स फ्रेंटिकली या इट यूजेस अस मोर देन वी यूज इट? गेस करिए फटाफट जल्दी से, क्विकली आंसर अपना दीजिए, थोड़ा सा टाइम बस दे रहा हूं। मोस्ट टायरेनिकल ऑफ ऑल मशीन्स वी हैव इन्वेंटेड। अब टायरेनिकल का एक्चुअली मीनिंग अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस तरह का मशीन है, तो ये एक्चुअली टायरेनी उसके लिए बोला जाता है जो डिक्टेटर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे लोग जो सेल्फ रूल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है ये टायरेनी। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि मतलब पावरफुल मशीन है उनमें से एक है, क्यों? क्योंकि ये हमको ज़्यादा इस्तेमाल करता है जितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे आएगा, पहले क्यू वाला पार्ट आना चाहिए, देन आएगा कि ये तब बजता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे हम टेलीविज़न देख रहे हों या फिर किताब पढ़ रहे हो, कुछ गार्डनिंग कर रहे हो, लेकिन सब कुछ छोड़कर हमें आंसर करना पड़ता है इसकी कॉल। इसीलिए बोला गया है कि ये बड़ा पावरफुल है, हमको यूज़ ज़्यादा करता है जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यू से शुरुआत करेंगे तो क्यू, उसके बाद में पहले पी नहीं आएगा, पहले पी का जो पार्ट आएगा वो आएगा ऑब्वियसली मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, एस के बाद, तो ये है क्यू एस पी। क्यू आएगा, फिर एस और पी का पेयर आ जाएगा और आर वाला लास्ट में आ जाएगा। ये है करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव में बनाना है। ही हैड ऑलरेडी टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स। टॉर्न का मतलब है यहाँ पर फाड़ना, ठीक है ना। अब हैड के बाद ये जो टॉर्न है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ बी की भी थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, और जो कि होती है बिन। मतलब हर हाल में इसके ऑप्शंस में हैड आएगा और बिन आएगा, ये दो ऑप्शंस आपको मिलने ही मिलने हैं। अब देख लो वन बाय वन एलिमिनेशन करो। यहाँ हैज़ दिया है, यहाँ हैव दिया है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेटेड। यहाँ हैड दिया है, यहाँ हैड दिया है। यहाँ तो बिन है लेकिन यहाँ बिन नहीं है, और बिना बी के पैसे बनाया गया है, जो कि गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 4 words are given below as options, which one word is correctly spelled। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि चेक कर लेना कि करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। करेक्टली स्पेल्ड मतलब किस वर्ड की स्पेलिंग इनमें से बिल्कुल सही है। और एब्सटीनेंस ये वर्ड आपको दिया हुआ है। स्पेलिंग में जो एरर दी गई हैं उनको अगर आप नोटिस करोगे तो आपको वॉवेल्स के चेंजेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, है ना। वॉवेल्स के चेंजेस हैं। अब ये वर्ड आपने भले ही ज़्यादा ना सुनाओ, लेकिन मैंने ये वर्ड डिस्कस किया हुआ है, और ये वर्ड कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। एब्स्टिनेट, एब्स्टिनेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेसिस्ट करना, अपने आप को थोड़ा रोक के रखना, तो उससे रिलेट करता है। अब करेक्ट स्पेलिंग जो होती है एब्स्टिनेंस की, 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ तो एब्सटी होता है, टी नहीं होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा। दूसरा, नेंस में कहीं भी ए नहीं होता, ये ए नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एब्स्टिनेंस में सी होता है, एस नहीं होता, ये तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। तो एब्स्टिनेंस की सही स्पेलिंग होती है ABSTINENCE। ई होता है, आई होता है, ए कहीं नहीं होता तो ए वाले ऑप्शन से एलिमिनेट हुए। CE होता है, SE नहीं होता तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और TI होता है एब्स्टिनेट, आई, इसलिए ई वाला ऑप्शन एलिमिनेट। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्लोक एंड डैगर। अब यहाँ पे पूछा गया है गिवन ईडियम का। अच्छा देखो, क्लोक जो होता है ये होता है चोगा। अब चोगा क्या होता है, बड़ा सा ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा जो क्राइम वाली मूवीज होती हैं जिसमें कोई क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने फेस को बिल्कुल कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं क्लोक, ठीक है ना। चोगा पहन लेता है, अपने चेहरा ढक लेता है। और डैगर होता है खंजर, बड़ा वाला नाइफ होता है जिससे मर्डर वगैरह करने के लिए दिखाया जाता है। तो क्लोक एंड डैगर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी कहानी, कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं, सीक्रेट है, ठीक है ना, बहुत मिस्ट्री है, उसको बोला जाता है क्लोक एंड डैगर। और अब आप देख लो, आर्म्ड सूट नहीं होता, अ गेम ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं होता, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, ये हो सकता है ऑप्शन। अ वाइड कोट विदाउट स्लीव्स एंड अ स्मॉल सोर्ड, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 3rd। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में, डिस्क्राइब हाउ अ न्यूज रिपोर्टर विल टेल दैट कैसे बताएगा न्यूज़ रिपोर्टर, ग्रिड फेल्योर ब्रॉट 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट। 500 ट्रेनें रुक गई ग्रिड फेल्योर की वजह से, इन पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव में कन्वर्ट करना है, देखो पैसिव में कन्वर्ट करना है। ब्रॉट 500 ट्रेन्स, 500 ट्रेन्स ऑब्जेक्ट हैं, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म दी हुई है, और सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ बी की भी सेकेंड फॉर्म आएगी, और जो कि होती है वॉज या वर। तो ऑप्शंस में वॉज वर आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज वर का मतलब आर वाले दोनों ऑप्शंस खत्म, ये होंगे नहीं। वर और हैड वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, वर वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्विकली, ये सब क्विकली निपटाने वाले क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, कोई ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं है। ही बिहेव्स सभी में दिया है। एज इफ, एज, अच्छा यहाँ इफ नहीं है। ही इज द सुप्रीम लीडर, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो बहुत बड़ा लीडर हो, मतलब सर्वोच्च सबसे महान लीडर हो। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एज इफ वाला जो सेंटेंस होता है मानो,
उसमें क्या होता है कि अगर ये पार्ट रियल वाला पार्ट प्रेजेंट में है तो अगला पार्ट जाता है पास्ट में, और पास्ट में भी जब बी को यूज करते हैं ना तो वॉज वर में से कंडीशनल सेंटेंस में हम केवल और केवल वर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज नहीं लगता। ठीक है ना। तो अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। देख लो, मैं पहले सॉल्व कराता हूं फिर ऑप्शंस पे जाता हूं। कोई हिंट कहीं से मिल जाए तो ले लीजिए, अदरवाइज ये नहीं करना कि पहले ऑप्शंस पे जाओ फिर सॉल्व करो। ये देखो, एज इफ एज इफ एज इफ, एज यहाँ दिया है तो ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना, एज वाला होगा नहीं, एज इफ वाला ऑप्शन होगा ही, ये ऑप्शन खत्म हो गया। वॉज वर इज होगा नहीं, वर होगा वॉज होगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो लॉजिकली हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है, 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ये जो 2 वाला आंसर है बी वाला वो 3 पे दिया हुआ है, तो हम आंसर 2 नहीं टिक करेंगे, हम आंसर 3 टिक करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यही मैं बोल रहा था कि ऑप्शंस वो बदल सकते हैं कई बार। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर। ये बहुत बेहतरीन वर्ड है। क्वाइन का मतलब होता है, जैसे लिखा जाए ना क्वाइन अ स्टोरी, तो इसका मतलब होता है कोई कहानी गढ़ लेना। कहानी गढ़ना मतलब अपने मन से कोई कहानी फ्रेम कर लेना, बना लेना जो रियल ना हो। ठीक है ना। तो यहां भी अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर, जब कोई ऑथर कोई नया वर्ड गढ़ लेता है, मतलब नया वर्ड बना देता है। जैसे आप शेक्सपियर को मानोगे कि शेक्सपियर ने कई ऐसे वर्ड्स बनाए हैं जो आज डिक्शनरी में यूज हो रहे हैं, है ना, तो उन्होंने क्वाइन किए हैं मतलब उसको। अब क्या होगा, नॉवेल्टी, नॉवेल्टी का मतलब होता है नयापन, कोई नया वर्ड नहीं, नयापन लाना, कुछ नया अगर आप लेकर के आते हैं तो वो नॉवेल्टी होता है। नोवेल आइडिया, नोवेल का मतलब ही नया होता है। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ आविष्कार करना, कोई नई चीज बनाना, नया बनाना। ठीक है ना। लेकिन अब ये इनोवेशन इन्वेंशन से रिलेटेड समझ लो, कुछ नया करना। नियोजिज्म एंड इंसेप्शन, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। और ये जो NEO वर्ड दिया जाता है न्यू, ये वर्ड सिनोनिम ही होता है न्यू का। इसको भी आप न्यू पढ़ते हैं और NEO को भी अगर ध्यान से देखो तो आप न्यू ही पढ़ोगे उसको, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो ये आता है। और इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, मतलब नया वर्ड नहीं गढ़ना, बल्कि इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग। ये स्पेशली मान्यताओं के लिए आता है, इसको यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा राइटर के द्वारा नया वर्ड गढ़ लेना, दैट इज ये नियोलॉजिज्म। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सिनोनिम पूछा गया है गिवन वर्ड का। किसी भी वर्ड का सिनोनिम, अब सिनोनिम है तो इवेंट्स वर्ड दिया है। इवेंट्स, रिकलेक्ट, शो, अपीयर, प्रोड्यूस। अब देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट की है। रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना, रिकलेक्ट मतलब कुछ इकट्ठा करने वाला नहीं है, कुछ याद करना, रिमेंबर। शो का मतलब पता है प्रदर्शित करना। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। और प्रोड्यूस का मतलब आपको पता ही है, उत्पादन करना। अब इनमें से अगर सही आंसर आप देखो तो आपको कैसे पता चलेगा। इवेंट्स, ये इवेंट्स जो वर्ड है, इवेंट्स को मैंने जब याद किया था तो ये मिलता जुलता है एविडेंस से। इवेंट्स, एविडेंस, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एविडेंस, DEN लगा दोगे तो एविडेंस हो जाएगा। और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, है ना। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। और सबूत वो हैं जो अदालत में दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, शो किए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रदर्शित किया जाता है उनसे। शो शुड बी द करेक्ट आंसर। इवेंट्स को एविडेंस से याद रखना। अगर आप याद रख पाओ तो, मैंने तो ऐसे याद रखा था इवेंट्स का, मैं बता देता हूं जो मेरी ट्रिक थी। अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप इसका फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। इवेंट्स वर्ड, क्योंकि इवेंट्स किसी और से ऐसे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन एविडेंस से मिलता जुलता जरूर है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत या प्रमाण, और सबूत या प्रमाण अदालत में दिखाए जाते हैं कुछ साबित या सिद्ध करने के लिए, है ना। तो शो शुड बी द करेक्ट आंसर इवेंट्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो क्या पूछ रहे हैं। फिर से फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है।
क्या लिखा हुआ है, द मैनुअल टाइपराइटर इज वर्कड बाय हैंड। अच्छा, मैनुअल टाइपराइटर को हाथ से चलाना पड़ता था। द रिक्वायर्ड लेटर इज दस प्रिंटेड ऑन द पेपर, तब जाके जो मतलब का लेटर होता था, जिस जो हमें चाहिए होता था, वो प्रिंट हो पाता था पेपर पर। When one of the keys is tapped, जब कोई एक की फंस जाती थी, the hammer goes and strikes the ribbon against the blank paper। तो रिबर जो था वो हैमर गोज एंड स्ट्राइक द रिबन, मतलब रिबन से ब्लैंक पेपर पे वो स्ट्राइक करता था। देन द रोलर ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन, अनदर की स्टैब्ड एंड द नेक्स्ट लेटर इज प्रिंटेड, फिर अगला लेटर प्रिंट होता था। अ शीट ऑफ पेपर इज क्लिप्ड अगेंस्ट द रोलर, अ शीट ऑफ पेपर को क्लिप किया जाता था। अ पर्सन हु नोज टाइपिंग कैन रियली वर्क फास्ट ऑन दिस मशीन, बहुत तेज काम कर सकता था। अब ये हमें एक सीक्वेंस पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर। गेस करिए फटाफट जल्दी से, शुरुआत कहां से करोगे वो गेस कर लो, और जहां से भी हिंट मिले आप सीक्वेंस अगर देख लो ना कि पहले क्या होता था उसके बाद क्या किया जाता था, तो आसान हो जाएगा आपके लिए ये रीअरेंजमेंट। कहां से शुरू करेंगे? अब सबसे पहले अगर आपने टाइपराइटर के बारे में कुछ भी चीजें सुनी हो, देखी हो, तो क्या करते थे, वर्क इसको हाथ से करना पड़ता, मतलब मैनुअली हाथ से सेट करना पड़ता था। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले पेपर की शीट को रोलर में लगाते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे, टाइपिंग शुरू करते थे। और फिर जब एक की टैप होती थी, एक हैमर जाता था पेपर पे, मतलब एक रिबन होता था उसके ऊपर टच करता था और वो छप जाता था पेपर पे, तो ऐसे होता था। वन टैप होती थी, मतलब उस पर टकराती थी जाके, फिर ये होता था। अच्छा, क्यू वाला आएगा, फिर आना चाहिए कौन सा, द रिक्वायर्ड लेटर इज दस प्रिंटेड ऑन द पेपर, एक रिक्वायर्ड लेटर जो हमें चाहिए होता था वो पेपर पे छपता था। फिर देन द रोलर ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन, रोलर धीरे धीरे चलता था, अनदर की स्टैप एंड द नेक्स्ट लेटर इज प्रिंटेड, तो पेपर अपने आप खिसकता रहता था। तो ये प्रॉपर तरीका होता था एक टाइपराइटर को यूज करने का। तो अब अगर इसका सीक्वेंस आप देखो, देन द रोलर वाला ये होगा नहीं, क्यू वाला जो दिया व्हेन वन की स्टैप्ड, इससे पहले पेपर लगाना पड़ेगा तो ये होगा नहीं। एस से शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे, और पी से शुरुआत, तो द रिक्वायर्ड लेटर इज 10 वाला पहले होगा नहीं। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, एस क्यू पी एंड आर। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम पूछा गया डिफिडेंट का, और डिफिडेंट का एक जो इन ऑप्शन में से जो सबसे साउंड सिमिलर कर रहा हूं ना, सिमिलर साउंड, डिफिडेंट, रिजर्व्ड, हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये बड़ा याद है, रखना आसान है एक्चुअली। डिफिडेंट और कॉन्फिडेंट मिलते जुलते साउंड वाले वर्ड हैं, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट हैं। अब कॉन्फिडेंट का मतलब आपको पता है, इसका अपोजिट होता है डिफिडेंट, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो डिफिडेंट, ठीक है ना। तो रिजर्व थोड़ा सा वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने मन में ये चीज़ों को रखते हैं, वो रिजर्व होते हैं। हैप्पी, स्ट्रॉन्ग ये होंगे नहीं ऑप्शन। कॉन्फिडेंट इसका एंटोनिम होता है डिफिडेंट का, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज डिफिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ 15 की बात कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। अच्छा, फिर रीअरेंजमेंट का पोर्शन दिया हुआ है PQRS वाला, क्या लिखा है, फर्स्ट वन इज रिपोर्टर्स गैदर न्यूज फॉर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स न्यूज इकट्ठा करते हैं न्यूज़पेपर के लिए। द न्यूज़पेपर इज सेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर, द न्यूज इज क्लासिफाइड एंड अरेंज्ड बाय द एडिटर, इट इज प्रिंटेड इन द प्रेस, देन द न्यूज़पेपर्स आर सेंट टू न्यूज एजेंसीज, द न्यूज एजेंसीज सेल द न्यूज़पेपर्स। अब आप देख लो, अगर लॉजिक समझ पा रहे हो तो एक बहुत आसान सी हिंट इसमें दी हुई है, वो अगर आप गेस कर पाओ तो बता दो फटाफट जल्दी से। देखिए, बहुत सिंपल सी हिंट है, और वो हिंट ये है कि ये देखो, न्यूज़ एजेंसीज यहाँ दिया है, न्यूज़ एजेंसीज यहाँ दिया है, मतलब 6 वाले से रिलेट हो रहा है एस वाला। तो अगर हम ये लास्ट वाले से ही रिलेट कर पाए, जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे पहले वाले से ही रीअरेंज करो आप रिलेट। अगर एस लास्ट में भी समझ में आ रहा है तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि या तो थर्ड या फोर्थ में से एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। अब शुरुआत कहाँ से करोगे, दो ऑप्शंस एस से एंड हैं, या तो क्यू से करना पड़ेगा या पी से करना पड़ेगा। अब आप खुद देख लो, क्यू और पी में से, पी में बोल रहे हैं न्यूज़पेपर इज सेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर, भाई भेजा तो तब जाएगा ना जब पहले प्रिंट होगा, छपेगा। हाँ, क्या होगा,
देन पहले तो न्यूज़ गैदर की जाती है, इकट्ठा की जाती हैं, फिर उन न्यूज़ को क्लासिफाई और अरेंज किया जाता है एडिटर के द्वारा, तो पहला क्यू हो जाएगा। उसके बाद उसको पेपर पे प्रेस किया जाता, प्रिंट किया जाता है प्रेस में, तो आर हो जाएगा। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जाता है, देन द न्यूज़पेपर आर सेंट टू न्यूज़ एजेंसीज, और न्यूज़ एजेंसीज पेपर को बेचती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर फिर बेचने का काम। प्रॉपर सीक्वेंस क्यू आर पी एस क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हो जाएगा, मतलब किस सीक्वेंस में एक्शंस को किया जा रहा है उनको देखते हुए। नाउ 16 मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है, पर्निशियस। अब पर्निशियस ये जो वर्ड है, फिल्दी का मतलब होता है बहुत गंदा, फॉल का मतलब भी होता है गंदा, बदबूदार, जो सड़ा हुआ होता है उसके लिए आता है, दुर्गंध वाला, दुर्गंध वाला आता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस है, लगातार, और इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब होता है हार्मफुल। अब पर्निशियस ये जो वर्ड है, सिनोनिम चूंकि हमसे पूछा गया है, सिनोनिम में ये ध्यान रखना कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग लेना होता है, लेकिन कभी भी जब एंटोनिम का क्वेश्चन आ जाता है तब ये चीज आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हिंदी मीनिंग आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो अब ये चीज ध्यान रखना, देखो पर्सिनियस का अगर मीनिंग आपको पता है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शंस तो सब पता है, लेकिन अगर वर्ड ही नहीं पता है। पर्निशियस वर्ड, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, पैरिल, पैरिल का मतलब होता है डेंजरस, ये डेंजर, खतरे के लिए आता है, तो पैरिल से आप इसको याद रख सकते हो, पर्निशियस। पैरिल डेंजर होता है, तो वो चीजें जो हार्मफुल हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। अब आप देख लो सही ऑप्शन, हाँ, पर्निशियस हार्मफुल के लिए आता है, करेक्ट ऑप्शन इंजूरियस ही एक बनता है हार्मफुल वाला, सिनोनिम चूंकि पूछा गया है इसलिए, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी। 17 का देख लीजिए, फिकल, और ये बड़ा अच्छा एंटोनिम देखो आ गया, और एंटोनिम जब पूछते हैं ना तो जनरली एक ऑप्शन सिनोनिम का रखते हैं। अच्छा, फिकल ये जो वर्ड आता है इसको इससे याद रखो, फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड वो पर्सन होता है जो किसी डिसीजन को ले नहीं पाता, मतलब नॉट एबल टू डिसाइड, कोई चीज डिसाइड ना कर पाए, किसी एक चीज पे फोकस ना कर पाए, जिसका दिमाग इधर उधर चीजों में भटक जाता है, जो कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाता, उसके लिए आता है फिकल। अब फिकल माइंडेड वो पर्सन होता है जो कुछ डिसाइड ना कर पाए, किसी बात पे टिक ना पाए, कोई चीज उसके दिमाग में रुकती नहीं है, वो कंफ्यूजन में रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। अब उसका अपोजिट अगर पूछ रहे हैं तो आप देख लो क्या होना चाहिए ऑप्शंस, ये है डेबिलिटेटिंग, फर्म, रिपल्सिव और यील्डिंग। यील्डिंग तो ऑफ कोर्स रिजल्ट निकलने से रिलेटेड है। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है किसी चीज को दूर धकेलना, दूर करना, ठीक है ना, रिपल्सन होता है ना, किसी को पुश कर देना, दूर कर देना, उसके लिए आता है। फर्म तो आई एम श्योर क्लियर होगा आपको, फर्म का मतलब होता है कोई भी चीज जो दृढ़ होती है, हाँ, मतलब बिल्कुल कंफर्म होती है। और डेबिलिटेटिंग मतलब होता है कमजोर हो जाना, ये कमजोर होने के लिए आता है। अब कमजोर होना मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी किसी चीज की कम हो जाना, स्ट्रेंथ किसी चीज की कम हो जाना, वीक हो जाना, उसके लिए आता है डेबिलिटेटिंग। तो अब फिकल का जो करेक्ट एंटोनिम पूछ रहे हैं वो बताओ। फिकल मतलब वो जो किसी बात पे टिके नहीं, मतलब रुकने वाला ना हो, तो ऐसा ऑप्शन जो किसी बात पे रुके वो आई एम श्योर एक ही बनता है, एंड दैट इज फर्म। फर्म का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना, निश्चित करना, वो होता है फर्म। और फिकल मतलब होता है नॉट फर्म, मतलब वेरी करता है, मूव करता है, किसी बात पे टिक के नहीं रहता, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आता है। फिकल माइंडेड मतलब होता है दिमाग उसका भटकता रहता है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाता जल्दी, इसलिए क्योंकि किसी बात पे टिक नहीं पाता। अच्छा, 18 में क्या पूछ रहे हैं, द ऑर्डर गिवन वर्ड इन ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट में एक वर्ड, आई एम श्योर ब्रैकेट तो नहीं है, द ऑर्डर इज एंड यू मस्ट अबाइड बाई। अच्छा, ऑप्शन के लिए मैं आपको वर्ड यहां पे एक दे देता हूं, नॉट चेंजिंग,
ऐसा होना चाहिए कुछ ऑप्शन। द ऑर्डर इज मतलब ऑर्डर बदल नहीं सकता, एंड यू मस्ट अबाइड बाई। ये देखो ये फ्रेज बड़ा अच्छा है, अबाइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना, कि जो ऑर्डर है वो बदल नहीं सकता और आपको मानना पड़ेगा। एंड देयर इज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चेंज ऑफ बीइंग मॉडिफाइड और विड्रॉन। इसको मना करना का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें चेंज बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं है, मानना ही मानना है। अब ऐसे ऑप्शन को क्या बोलते हैं? इररिट्रीवेबल। इररिट्रीवेबल मतलब होता है नॉट अचीव्ड अगेन, दोबारा ये नहीं मिल सकता, इसको रिट्रीव नहीं कर सकते। जैसे रिट्रीव करते हैं ना, अपना पासवर्ड हम रिट्रीव करते हैं, कभी मान लीजिए भूल जाएं तो उसको हम फिर से पा लेते हैं, उसके लिए आता है रिट्रीव करना। तो जिसको अचीव किया जा सके वो रिट्रीव। इररिट्रीवेबल ना अचीव कर सके। इररिपेयरेबल, नॉट बी रिपेयर्ड, जो रिपेयर नहीं हो सकती, सुधारा नहीं जा सकता जिसको। इररिवोकेबल, नॉट बी चेंज्ड, जिसको चेंज नहीं कर सकते। एंड इररिकंसाइलेबल, रिकंसाइलेबल मतलब होता है, रिकंसाइल का मतलब होता है एडजस्ट करना, नॉट बी एडजस्टेड, जिसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप इनमें से सही ऑप्शन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा दैट ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। इररिवोकेबल, ये ऑर्डर ऐसा है जो इररिवोकेबल है, जिसको बदला नहीं जा सकता। 19 में क्या बोल रहे हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस पार्ट इज अंडरलाइन। अच्छा, ये अंडरलाइन किया गया। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर कोई ऑप्शन की इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब ये जो अंडरलाइन पार्ट किया गया ये गलत हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, तो उसको चारों ऑप्शन में से बदलिए। अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन, मतलब फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये। फटाफट देख लीजिए। आई स्टार्टेड लेंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी से बुक्स लेंड करना। अब लेंड का मतलब ना उधार देना होता है, ना कि उधार लेना। किसी से उधार लेने के लिए लेंड वर्ड नहीं आता, बोरो आता है। करेक्ट ऑप्शन होगा आई स्टार्टेड बारोइंग बुक्स, बोरो करना। लोन है नहीं, बुक्स का लोन लिया नहीं जाता, लेंडिंग के साथ ऑफ नहीं लगाते। लेंड का मतलब एक्चुअली उधार देना होता है, ये वर्ड याद रखना। लेंड मतलब उधार देना, उधार देना मतलब जो वापस करना हो आपको। एंड बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो कैन आई बोरो योर पेन होगा। और क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, कैन यू लेंड मी योर पेन। तो लेंड मतलब उधार देना होता है, बोरो मतलब उधार लेना होता है। हाँ, एक गिवर के रेफरेंस में आता है, एक रिसीवर के रेफरेंस में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बता दिए क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, मतलब करेक्ट स्पेलिंग जिसकी। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड इतना सिंपल है, हम लोगों ने कई बार सुना है, बट स्पेलिंग के पार्ट पे आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब एक्सक्लेमेटरी में TORY आता है लास्ट में, TERY TARY नहीं आता, तो ये दोनों तो इसलिए एलिमिनेट हो गए। एक्सक्लामेटरी होता है, एक्सक्ला CLA, तो ई वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लो बचा ही हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसको सरप्राइज या फिर फीलिंग्स वाले हम सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ 21 से 25 आता है हमारा क्लोज टेस्ट का पोर्शन। बहुत बड़ा क्लोज टेस्ट नहीं है, छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द इंटरनेट हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव। अब प्रोफाउंड अगर नहीं भी एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता है तो आप गेस कर सकते हो। आपको पता है कि शॉर्ट टाइम में ही, मतलब कम समय में ही इंटरनेट का इम्पैक्ट या प्रभाव थोड़ा हुआ है या ज़्यादा हुआ है हमारी ज़िंदगी पर, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि बहुत गहरा प्रभाव हुआ है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, सिंस द इंटरनेट वॉज मेड, जब से इंटरनेट को बना दिया गया है, क्या इंटरनेट को क्या बना दिया गया या क्या कर दिया गया है? इट हैज़ लोवर्ड द बैरियर्स टू क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के रास्ते में जो रुकावटें थी ना, लोग नहीं शो कर पाते थे, एक्सप्रेस कर पाते थे, वो बैरियर्स गिर गए हैं, लोअर हो गए हैं, मतलब उनको कम कर दिया गया है, तो वो बैरियर गिरा दिए गए हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या है वो भी गेस करेंगे ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, इट हैज प्रोवाइडेड टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। इट हैज प्रोवाइडेड, अब क्या चीज प्रोवाइड की उसने? टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पे उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू किया इंटरनेट ने, और ये ऑब्वियस है। अच्छा, इट हैज एकोमोडेटेड इनोवेशन विदाउट चेंजेस टू इट्स
ब्लैंक लिखा हुआ है, बिना किसी चीज में इसके बदलाव किए क्या किया है उसने, वो पूछा गया है। एन ओपन बॉर्डरलेस एंड स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म, ये देखो स्टैंडर्ड से बना है प्लेटफॉर्म, मीन्स दैट बैरियर्स टू एंट्री आर लो, जिसमें एंट्री करने के जो बैरियर्स हैं वो बहुत कम है, आसानी से एंट्री हो सकती है। इंटेरोपरेबिलिटी, अच्छा ये ध्यान रखना, इंटेरोपरेबिलिटी है इज ब्लैंक लिखा है, एंड इनोवेशन इज रैपिड, इनोवेशन तेजी से होता है। अब इंटेरोपरेबिलिटी क्या होती है, अब अगर ये वर्ड अगर आपको समझ में आ गया तो ये फिफ्थ वाला ऑप्शन आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब ये ध्यान देखना कि इस वर्ड को, अच्छा एक इंट्रोस्पेक्शन होता, इंट्रो होता है कि इंटेरो होता है, इन दोनों में डिफरेंस जरा ध्यान से समझना। हाँ इंटेरो, इंटेरोस्पेक्शन भी होता है, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मतलब अंदरूनी होता है, और इंटेरो वर्ड आता है बाहरी लाने के लिए, इंट्रो मतलब इंटरनल, ये इसके लिए आता है, और इंटेरो जब आता है तो ये एक्सटर्नल के लिए आता है। एक्सटर्नल मतलब होता है, मतलब बाहर लाने की कैपेबिलिटी जो होती है, शो करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो, एंड इनोवेशन तेजी से होता है। अब ऑप्शंस के थ्रू अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेट हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वेज वी लिव सिंस द इंटरनेट वाज मेड, जब से इंटरनेट को क्या कर दिया गया है, रेडिकल कर दिया गया है, अनअवॉइडेबल कर दिया गया है, प्रोविजनल कर दिया गया है, ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो जब से इंटरनेट को सबके लिए आसान कर दिया गया है, मतलब फंक्शनिंग वाला ला दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑपरेशनल। जब से इंटरनेट को ऑपरेशनल कर दिया गया है, ऑपरेशनल का मतलब है जब से वो फंक्शन में आ गया है, जब से वो काम करने लगा है, ऐसा बोल रहे हैं। इट हैज़ लोवर्ड द बैरियर्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इट हैज़ प्रोवाइडेड टू इंफॉर्मेशन, अच्छा क्या प्रोवाइड कर दिया उसने, हमारा लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्शन होने लगा है, मतलब हमें एक्सेस मिल गया है। अब एक्सेस कौन सा आएगा, इट हैज़ प्रोवाइडेड राइट टू इंफॉर्मेशन, नहीं राइट टू इंफॉर्मेशन तो नहीं है, एसेट्स टू इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एक्सेस है। अब एक्सेस कौन सा है वो देख, करेक्ट ऑप्शन, हाँ हमारा एक्सेस हो गया है वहां पर। गेस कर पा रहे हो तो फटाफट जल्दी से बताइए अपना आंसर। अब ये दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बस कंफ्यूजन में नहीं आ जाना, एक्सेस कौन सा आना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेस करिए फटाफट, कहीं पहुंच होना ना, वो एक्सेस जो होता है वो ये वाला एक्सेस होता है, एक होता है एक्सेस ये वाला भी, ये एक्सेस ज्यादा के लिए होता है, ठीक है ना, ये एसेस करना, एसेस से असेसमेंट आप समझ लो, मूल्यांकन करना, तो यहाँ पे एक्सेस पहुंच की बात कर रहे हैं, थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। यहां देख लीजिए, इट हैज एकोमोडेटेड इनोवेशन विदाउट, अब इनोवेशन को इसने बिना, विदाउट बहुत चेंजेस, इवेंचुअल चेंजेस, इनसिग्निफिकेंट तो मतलब बेकार के चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ही ना हो, पिक्यूलियर चेंजेस नहीं, आई थिंक मैसिव चेंजेस होगा, विदाउट मैसिव चेंजेस टू इट्स, हाँ इनोवेशन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट में बदलाव थोड़ी ना हुआ है, बहुत बड़े बड़े बदलाव इंटरनेट में नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी इंटरनेट की वजह से पहुंच नॉलेज तक या इंफॉर्मेशन तक अच्छी हो गई है। विदाउट मैसिव चेंजेस टू इट्स टेक्निक मेथड नहीं, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इसके इंफ्रा में ज़्यादा चेंजेस किए, ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सही आंसर यहाँ पर, बिना इंफ्रा में ज़्यादा चेंजेस किए, ये एक ऑप्शन सही बन रहा है। विदाउट इट्स ओरिजिनलिटी होगा नहीं, बिना इट्स टेक्निक नहीं, इट्स टेक्निक इंटरनेट की टेक्निक नहीं। An open, borderless and standardized platform means that barrier to entry are low, interoperability is, अच्छा ऑप्शंस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे, यहाँ सही ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला होगा, यहाँ मैसिव वाला हो जाएगा, लास्ट वाले में क्या होगा, इंटरऑपरेबिलिटी इज रीअश्योर्ड, अश्योर्ड, प्रेशर्ड, अनसर्टेन,
एंड इनोवेशन इज रैपिड। इनोवेशन तो बहुत तेजी से होता है। इनोवेशन का मतलब अभी देखो इनोवेशन वर्ड आया भी था, है ना, कि इनोवेशन बहुत तेजी में होता है। गेस करिए। इंट्रोपरेबिलिटी इज मतलब इंट्रोपरेबिलिटी मतलब दिखाने की जो काबिलियत होती है ना, शो करने की जो काबिलियत है, वो प्रेशर्ड तो नहीं होती है, अनसर्टेन भी नहीं होगी। रीअश्योर मतलब होता है फिर से पुनः किसी को अश्योर, सुरक्षित करना, मतलब रीअश्योर करना, भरोसा दिलाना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इंट्रोपरेबिलिटी इज अश्योर, मतलब एक चीज निश्चित है कि आप अपनी काबिलियत शो कर सकते हैं, और इनोवेशन बहुत तेजी से होता है। तो आई थिंक जो सही ऑप्शन बचता है यहाँ पे वो थर्ड वाला, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। अश्योर्ड ही सही ऑप्शन लग रहा है। इंट्रोपरेबिलिटी इज अश्योर्ड एंड इनोवेशन इज रैपिड। हाँ, यही होगा सही आंसर। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। पीडीएफ अवेलेबल मैं ऑफकोर्स करा दूंगा, शायद पुराने पीडीएफ अभी नहीं मिल पाए आपको, लेकिन अब 100% मिल जाएंगे। वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जन्माष्टमी के भी इस पावन अवसर पर कुछ ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जाइए और चेक करिए। ठीक है ना। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर इस एप्लीकेशन पर कंटिन्यू रखेंगे इसी सेगमेंट को आगे भी हम लोग। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए और जुड़ने के लिए। टेक केयर, ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।